हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुविरा स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की। सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये चैप्टर 5 है। इसके अलावा अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पियाजे के बारे में। तो सबसे पहले हम पियाजे का सामान्य परिचय देख लेते हैं। यानी कि ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और मूल रूप से ये जंतु विज्ञानी थे। इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध कथन है। इनका कहना है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ये इनका बहुत ही फेमस कथन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके अलावा जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों पर लगभग 30 वर्षों तक गहन अध्ययन किया। इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास पर गहन अध्ययन करने की वजह से पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उसके अलावा देख लेते हैं प्रमुख बिंदु जो कि पियाजे ने दिए हैं। वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि एक छोटा बच्चा भी जो होता है वो भी ये जानता है, भले ही वस्तु आँखों से ओझल है लेकिन उसका स्थायित्व रहता है। यानी कि अगर उसके आँखों के सामने से उसे उसकी मम्मी नहीं दिख रही है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, इसी वजह से क्योंकि उसको पता है भले ही मम्मी आँखों के सामने नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं हैं। उसके बाद संक्रिया की अगर बात करें तो संक्रिया का मतलब होता है किसी भी वस्तु या आकृति को बिगाड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश करना। यानी कि बच्चों से भी अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो वे उसे बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे खिलौनों को तोड़ फोड़ देते हैं, फिर उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा है जीववाद। तो जीववाद का मतलब है कि बच्चे अपने जैसे ही जो अपने आसपास सारी वस्तुओं को देखते हैं, खिलौनों वगैरह को, तो उन्हें ये लगता है कि मेरी तरह ये भी जीवित हैं। उसके बाद मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अगर बात करें, यानी कि जो भी क्षमताएं जन्मजात एक बच्चे के अंदर होती हैं उन्हें हम मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। जैसे कि रोना, मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हैं। स्कीमा की अगर बात करें तो स्कीमा से मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने अंदर सूचनाओं को सहेज कर रखते हैं। यानी कि सारी चीज़ें जो देखते हैं उनको एक किसी न किसी रूप में अपने अंदर समाहित करते हैं। और अनुकूलन की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, समावेशन और समायोजन। समावेशन का मतलब है पुरानी सूचना में नई सूचना को एज इट इज़ जोड़ लेना, यानी कि कुछ भी अंतर न करना। जब एक बच्चा मतलब एक बच्चे को बताया गया कि ये एक बकरी है, उसने एक बकरी देखी, काले कलर की एक बकरी देखी, उसने सोचा कि जिसके भी 4 पैर होंगे, काले रंग की होगी तो वह बकरी होगी। और फिर कुछ टाइम बाद वह एक कुत्ते को देखता है तो वो यही सोचता है कि यह भी बकरी है, यानी कि उसे भी बकरी वाले कॉलम में ही अपने अंदर सहेज लेता है, यानी कि वह अंतर नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को समावेशन कहते हैं। और समायोजन का मतलब है कि जब नई जानकारी उसे मिली, यानी कि उसे बताया गया कि ये बकरी नहीं कुत्ता है, तो उसकी जो जानकारी है वो गलत हो गई, तो उसे मतलब गलत हो जाने के कारण उसको फिर से व्यवस्थित करता है। तो इसको कहते हैं समायोजन, यानी कि वह अपने आप को समायोजित करता है। और समावेशन के लिए इंग्लिश जो वर्ड होता है एसिमुलेशन, और समायोजन के लिए एकोमोडेशन। तो इन दोनों वर्डों को भी याद रखेंगे क्योंकि सीटेट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इन दोनों वर्डों को लेकर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अगर आप इंग्लिश वाला वर्ड याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद आगे देखते हैं, पियाजे ने 3 सिद्धांत दिए हुए हैं। भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें से सबसे ज़्यादा उनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेकिन हम यहाँ पर तीनों सिद्धांतों पर बात करेंगे। तो पहला सिद्धांत है इनका भाषा एवं विचार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि एक बच्चे में अहम केंद्रित भाषा होती है शैशवावस्था में। यानी कि अहम केंद्रित भाषा का मतलब है एक तरफा भाषा होती है, बच्चा सिर्फ अपने आप से बात करता है, वह आपकी नहीं सुनता। और उसके बाद जो सामाजिकृत भाषा होती है वो बाल्यावस्था में आती है और ये 2 तरफा होती है। यानी कि बाल्यावस्था में आने के बाद बच्चा ये जान जाता है कि मतलब हम कुछ बोलें तो सामने वाला सुने और सामने वाला कुछ बोले तो हम भी उसको सुने।
तो इस टाइप की भाषा सामाजिकृत भाषा कहलाती है और ये बाल्यावस्था में आती है। उसके बाद इन्होंने एक बात कही है, इनका कहना है कि जो विचार हैं वो भाषा से पहले हैं, जबकि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा है भाषा पहले है, विचार बाद में है। इनकी एक बुक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं। पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 5 वर्ष, परायत्त पराधीन विश्वांगी नैतिकता 5 से 10 वर्ष, और अगली अवस्था है स्वायत्त स्वतंत्र परिस्थितिगत या सापेक्षिक नैतिकता, जो कि 10 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। यानी कि हम पूर्व नैतिक अवस्था की अगर बात करें तो इसमें एक बच्चे को सही गलत की जानकारी नहीं होती है, यानी कि उसे सही गलत बताया जाता है, उस हिसाब से उसके अंदर नैतिकता आती है। और परायत्त पराधीन या विषमांगी नैतिकता की अगर बात करें तो बच्चे को जैसे बताया जाता है कि झूठ बोलना पाप है या जीव को मारना पाप है, तो उसे ऐसा लगता है कि यही नैतिकता है और नैतिकता फिक्स है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब बच्चा और बड़ा होता है तो तब वह जान जाता है कि जो नैतिकता है उसे परिस्थिति के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे कि उसका सिलेक्शन मान लो अगर आर्मी में हो गया है तो उसे सिखाया गया था कि जीव हत्या पाप है, लेकिन वहाँ पर जब उसका सिलेक्शन आर्मी में हुआ है तो वो जीव हत्या पाप है इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकता, यानी कि वह परिस्थिति के हिसाब से अपनी नैतिकता को बदलेगा। चलिए आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सिद्धांत से पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक निर्मितवाद कहलाता है, तो इसको भी याद रखेंगे कि जो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसे संज्ञानात्मक निर्मितवाद भी कहते हैं। और पियाजे के इस सिद्धांत में 4 चरण हैं। पहली जो अवस्था होती है वो होती है इंद्रिय जनित अवस्था या फिर संवेदीगामक या संवेदी पेशी अवस्था, ये चलती है 0 से 2 वर्ष। तो अवस्था भी याद रखेंगे और टाइम पीरियड भी याद रखेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। तो इस अवस्था के अंतर्गत बच्चों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? बच्चों में पाया जाता है वस्तु स्थायित्व, यानी कि वस्तु स्थायित्व हमने आपको समझा दिया है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी कि वह मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के हिसाब से ही कार्य करता है, यानी कि अपने इंद्रियों के हिसाब से काम करता है। इंद्रिय जनित व्यवहार, इसलिए इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। परावर्ती क्रियाएं, परावर्ती क्रियाएं का मतलब है कि एक क्रिया जो भी वह सीख लेता है उसी को बार बार करता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वह दूध पीना जानता है, इसी वजह से वह उसी क्रिया को दोहराता रहता है और वह अपने अंगूठे को भी मुंह में डाल के चूसता रहता है। यानी कि इसका ये मतलब है कि वो जिस कार्य को सीख लेता है वही बार बार करता है। अनुकरण, यानी कि उसके अंदर इस टाइम अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि बच्चे देख देख कर काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं अगली अवस्था। तो अगली अवस्था है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था चलती है 2 से 7 वर्ष तक। तो इस वर्ष में एक बच्चे में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? इस अवस्था में अविलोमिता पाई जाती है। अविलोमिता मतलब किसी एक बिंदु से आगे निकल जाने पर वह बच्चा दोबारा से उसी बिंदु पर वापस आने में असफल होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे एक बच्चे से आप पूछते हैं कि 2 + 3 बताइए, तो वह गिन के बता देगा कि 2 और 3 5 होते हैं। लेकिन अब अगर उससे फिर से पलट के पूछा जाए कि 3 और 2 कितना होता है, तो वह फिर से गिनेगा, यानी कि वह इस चीज़ को समझने में असफल होता है। उसके बाद संरक्षण का अभाव, तो यदि उसे कोई चीज़ दिखाई जाती है, कुछ बताया जाता है, मतलब कोई भी मूल आकृति के बारे में अगर उसे बताया जाता है, उसके बाद अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर दिया जाता है, यानी कि अगर ऐसे हमने वाह और फिर उसको ऐसे करके का बना दिया, अब अगर उससे पूछा जाए कि वाह कहाँ गया, तो वह ये बताने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि वह इस चीज़ को संरक्षित नहीं कर पाता, यानी उसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है। उसके बाद अगला है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक संकुचित रूप में उसको देखना, यानी कि अब अगर आप एक पेन उसे दिखाते हैं और उससे बताएंगे कि ये एक पेन है, तो वह भी देखेगा कि हाँ हाँ ये एक पेन है।
लेकिन उस पेन को आप हटा लें, फिर अगर उससे आप पूछेंगे कि ये पेन किस कलर का था, तो उसने उस कलर पर ध्यान ही नहीं दिया, उसने सिर्फ पेन को देखा। तो ये चीज़ होती है केंद्रीकरण, यानी कि इस अवस्था में बच्चे में केंद्रीकरण पाया जाता है। जीववाद, तो जीववाद मैंने आपको बता दिया है कि यानी कि वह अपने आसपास जितनी भी चीज़ें या वस्तुओं को देखता है, उन्हें सबको जीवित समझता है। इसके अलावा इस उम्र में गिनती, वर्णमाला आदि की शुरुआत हो जाती है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। इसके अलावा अभी बच्चे में अहम केंद्रितता पाई जाती है, यानी कि वह अभी खुद से ही बातें करता है, यानी कि दूसरों की बातें ज़्यादा सुनने में ध्यान नहीं देता और कार्य और कारण को वह समझने लगता है। उसके बाद अगली अवस्था है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और यह अवस्था चलती है 7 से 11 वर्ष। तो इसमें देख लेते हैं कि बच्चे में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इसमें विलोमिता, संरक्षण, विकेंद्रीकरण, गणितीय संक्रिया, वर्गीकरण, क्रम परिपक्व और तार्किकता की शुरुआत। तो विलोमिता की बात करें, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में अविलोमिता पाई जाती है, जबकि मूर्त अवस्था में विलोमिता पाई जाती है। यानी कि अब अगर आप उससे पूछते हैं 2 और 3 तो वह बता देगा 5, और 3 और 2 पूछेंगे तो भी वह तुरंत ही बता देगा 5, यानी कि अब वह इस चीज़ को समझने लगता है। और अब उसमें संरक्षण करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। विकेंद्रीकरण की बात करें, यानी कि अब अगर आप उसे कोई चीज़ दिखाते हैं तो वह एक चीज़ को ना देखकर उसके बारे में उसके सारी चीज़ों को देखता है और समझ सकता है। और उसके अलावा गणितीय संक्रिया की अगर बात करें तो इस अवस्था तक एक बालक जो है वो गणितीय संक्रियाएं जानने लगता है, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सभी चीज़ों से वह परिचित हो जाता है। उसके बाद वर्गीकरण की अगर बात करें तो वह वर्गीकरण भी आसानी से कर सकता है, यानी कि अगर आप उसे कई सारी चीज़ें देते हैं और उसे वर्गीकृत कहने को कहते हैं तो वह उनके गुणों के हिसाब से उन्हें अलग अलग वर्ग में रख देगा, यानी उनका वर्गीकरण करने में वह सफल होता है। क्रम परिपक्व, यानी कि अब वह चीज़ों को क्रम से लगाने में सफल होता है, जबकि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उस अवस्था में उसे क्रम का ज्ञान नहीं होता, और जबकि इस अवस्था तक आते आते क्रम परिपक्व हो जाता है, यानी कि वस्तुओं को क्रम से लगाना सीख जाता है। उसके अलावा तार्किकता की शुरुआत, तो इस अवस्था में बच्चे में तार्किकता की शुरुआत हो जाती है, यानी कि वह तर्क करने लगता है। उसके बाद अगली अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था तक आते आते बच्चे में अमूर्त चिंतन होने लगता है, कल्पनात्मक चिंतन या फिर तार्किक चिंतन। अब अमूर्त की अगर बात करें तो अगर उसे किसी चीज़ को दिखाया ना जाए, सिर्फ बताया जाए, तो भी वह उस चीज़ के बारे में सोच करके उसे समझ सकता है। जबकि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें मूर्त का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ को दिखाया जाए, दिखाकर उसके बारे में बताया जाए तभी बच्चा समझेगा। और अमूर्त का मतलब है कि सिर्फ उस चीज़ को बता दिया जाए तब भी वह कल्पना करके उसे समझ लेता है। कल्पनात्मक चिंतन, यानी कि वह किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करके समझ लेता है। तार्किक चिंतन, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किकता की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर तार्किक चिंतन वह करने लगता है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में। लेव वाइगोस्की की अगर बात करें तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके अलावा इनके अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है: समाज, संस्कृति और भाषा। तो इन तीनों कारकों को याद रखेंगे। इनके जो 3 कारक हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। उसके बाद इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, क्योंकि इन्होंने समाज को महत्व दिया है, संस्कृति और भाषा को महत्व दिया है। तो इनके नियम के जो अन्य नाम हैं वो हैं सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने भी कुछ प्रमुख शब्द दिए हैं और इन्होंने जो शब्द दिए हैं ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO, यानी कि ZPD का मतलब है संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित का मतलब होता है समिति या नज़दीकी विकास का क्षेत्र, यानी कि अगर कोई बच्चा किसी काम को कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है
और करते करते वह बीच में थोड़ा बहुत उलझ जाता है। तो लक्ष्य तक पहुँच मतलब वहाँ जहाँ पर वह उलझा है वहाँ से और लक्ष्य तक पहुँचने के बीच का जो खाली स्थान है उसे किसी वयस्क की सहायता से या जानकार की सहायता से, मतलब जो उससे ज़्यादा जानता हो उसकी सहायता से वह उसे पूरा कर सकता है। तो वह जो क्षेत्र होता है खाली स्थान वही ZPD कहलाता है। उसके बाद इसके फोल्डिंग की अगर बात करें तो इसके और अन्य नाम भी हैं, यानी कि इसे ढांचा निर्माण, मचान या पाट भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि समस्या के दौरान शुरुआत में ही एक बच्चे को सहायता दी जाती है। तो शुरुआत में दी जाने वाली सहायता को हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि एक बच्चे को अगर आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसे पकड़कर साइकिल को चलाना सिखाएंगे, लेकिन जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे बाद में इस प्रकार की सहायता की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यह एक अस्थायी सहायता होती है। इसकी ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ती जब वह सीख जाता है उस काम को। उसके बाद अगला है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, या ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। तो जो एक बच्चा होता है वह सीखता है जो भी उससे ज़्यादा जानता है, यानी कि वह अपने सहपाठी से भी सीखेगा, अपने छोटों से भी, बड़ों से भी, जिससे भी मतलब जो भी उससे ज़्यादा जानता है उससे वह सीखता है। शिक्षक से, अपने माता पिता से, सबसे, जो भी उससे ज़्यादा जानकार है। उसके बाद आगे बात करें तो इन्होंने कहा है कि भाषा विचार से पहले है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। इन्होंने कहा है भाषा विचार से पहले है, जबकि पियाजे ने कहा है कि विचार भाषा से पहले है। इसके अलावा वाइगोस्की ने बच्चों को खुद से बातें करने की आदत को व्यक्तिगत वार्ता कहा है, यानी कि जो बच्चे हैं वो खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। आपने सुना होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह कुछ भी करते हैं तो वो मन में नहीं सोच पाते, वो कार्य को जब करते हैं, जैसे हम लोग मन में सोचते जाते हैं कुछ कर रहे हैं, और जबकि एक बच्चा जो होता है वो बोल बोल के करता है, यानी कि वह बोल बोल के अपने कार्यों की योजना बनाता है। इसके अलावा वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इन्होंने खेल को महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपने सिद्धांत में। उसके बाद आगे अगर बात करें तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी कि वह अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और इनकी एक जो पुस्तक है काफ़ी इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज एंड थॉट, तो ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उसके अलावा कोहल वर्ग की अगर बात करें तो इन्होंने नैतिक दुविधा की बात कही है, यानी कि एक जो व्यक्ति है वो नैतिक दुविधा में फंसा रहता है। और कोहल वर्ग एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इसके अलावा इन्होंने एक हिंद नामक व्यक्ति पर अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद उसकी एक कहानी सुनाई थी 10 से 16 वर्ष के बालकों पर, यानी कि जो इन्होंने प्रयोग किया था वह 10 से 16 वर्ष के बालकों पर किया था। तो इन्होंने हिंज की कहानी सुनाई थी, यानी कि जो हिंज नामक एक व्यक्ति था उसकी पत्नी को कैंसर होता है और कैंसर की दवा भी बन जाती है, लेकिन वह डॉक्टर क्या करता है उस दवा का दाम 10 गुना बढ़ा देता है। तो हिंज उस दवा को चुरा लेता है उस डॉक्टर के यहाँ से। ये कहानी कोहल वर्ग 10 से 16 वर्ष के बालकों को सुनाता है और उसके बाद पूछता है कि हिंज ने गलती की, यानी कि हिंज गलत है या डॉक्टर गलत है। तो कुछ बच्चे डॉक्टर को गलत बताते हैं और कुछ बच्चे हिंज को गलत बताते हैं, यानी कि दवा का दाम 10 गुना बढ़ाना भी तो गलत है और चोरी करना भी गलत है। तो यहाँ पर नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा कोहल वर्ग ने बताया है कि जो एक विकास है वो सीधी रेखा में नहीं बल्कि नैतिक प्रक्रिया का परिणाम है। आगे बात करते हैं। इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं, पूर्व लौकिक स्तर, लौकिक स्तर और पश्च लौकिक स्तर। तो अब हम बात करते हैं पूर्व लौकिक स्तर की। इसको पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी अवस्था भी कहते हैं और ये अवस्था 3 से 10 वर्ष तक चलती है। तो इस अवस्था के अंतर्गत इन्होंने 2 स्तर बताए हैं, अहम केंद्रितता और दंड एवं आज्ञा पालन। अहम केंद्रितता का मतलब है कि एक जो बच्चा होता है उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती, बल्कि उसके अंदर नैतिकता दंड एवं आज्ञा पालन से लाई जाती है। जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा है, अगर घर में कोई चीज़ लाई जाती है, कुछ भी लाया जाता है,
तो वह बच्चा सोचता है कि सारा का सारा मैं ही ले लूँ, यानी कि उसके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि वह उस चीज़ को शेयर करे या दूसरों को देना चाहे। लेकिन उसके अंदर मतलब फिर उससे कहा जाता है, अगर वह नहीं मानता है तो दंडित भी किया जाता है, यानी कि डांटा जाता है या मारा जाता है। तो इस तरीके से जब उसे लगेगा कि नहीं मम्मी डांटेंगी या पापा मारेंगे, तब उसके अंदर ऐसी नैतिकता आती है, यानी कि तब वह चीज़ों को शेयर करता है। तो उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, बल्कि दंड एवं आज्ञा पालन से नैतिकता लाई जाती है। उसके बाद अगला है लौकिक स्तर या परंपरावादी अवस्था, और ये अवस्था चलती है 10 से 13 वर्ष। और इसके अंतर्गत भी 2 स्तर होते हैं, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, कानून व्यवस्था अवस्था। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, मतलब कोई लड़का या लड़की समाज में अच्छा है तो लगता है कि हम भी उसी के तरीके बने, ताकि हमें भी लोग अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहें। या तो फिर जो नैतिकता है वो कानून व्यवस्था के हिसाब से होती है, यानी कि जो कानून के नियम है उसके हिसाब से अपने आप को मतलब अपने में नैतिकता लाना। ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। और अगली अवस्था है पश्च लौकिक स्तर या उत्तर परंपरावादी अवस्था, और ये अवस्था चलती है 10 से 16 वर्ष। इसमें क्या होता है सामाजिक अनुबंधन। और दूसरा स्तर है सार्वभौमिक नैतिकता। तो सामाजिक अनुबंधन का मतलब है अपना अपना भला करना, यानी कि जो एक बच्चा होता है वो चीज़ों को शेयर करता है, तो वो कहता है अगर हमने आपको ये चीज़ दी तो उसके बदले में आप हमें ये चीज़ दो, यानी कि अपना अपना भला करना। आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपके लिए ये करूँगा। ये होता है सामाजिक अनुबंधन। और सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब है कि सबका भला हो चाहे मेरा भला ना हो, तो ये होती है सार्वभौमिक नैतिकता। उसके बाद आगे बात कर लें कोहल वर्ग का ये सिद्धांत उनकी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से लिया गया है, यानी कि इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में लड़कियों को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में सिर्फ बालकों को लिया था और लड़कियों को नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पियाजे वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।